सोचिए, पूरे 14 साल की खामोशी के बाद देश की राजधानी दिल्ली एक जोरदार धमाके से दहल उठती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो कई चौंकाने वाले राज सामने लाने वाली थी। धमाके के तुरंत बाद अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। दो ही बातें हो सकती थी, या तो ये एक भयानक हादसा था, एक सीएनजी सिलेंडर का फटना, या फिर ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। सच क्या था? तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये धमाका और उसका रहस्य क्या था, फिर सबूतों की पहेली को जोड़ेंगे। इसके बाद आतंक के एक नए व्हाइट कॉलर चेहरे से पर्दा उठाएंगे, देखेंगे कि कैसे इसके तार सीमा पार से जुड़े थे, और आखिर में बात होगी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की। तो सीन है दिल्ली के दिल का, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सुभाष मार्ग। ये एक हेरिटेज एरिया है, शाम का वक्त है और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ जबरदस्त भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती है। और इसी भीड़ के बीच होता है वो धमाका। इसका नतीजा 13 से भी ज्यादा जानें चली गईं। चारों तरफ बस केओस, अफरा तफरी का माहौल था जब तक इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची। अब यहाँ एक पेंच था। इन्वेस्टिगेटर्स जब मौके पर पहुंचे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आमतौर पर बम धमाके के बाद जो सबूत मिलते हैं, जैसे केमिकल के निशान, गाड़ी का जलकर काला पड़ जाना या जमीन पर गड्ढा, वैसा कुछ भी वहां नहीं था। इसीलिए सबसे पहले शक सीएनजी सिलेंडर पर गया। लेकिन एक तरफ थे सबूत और दूसरी तरफ थे चश्मदीद। लोगों का कहना था कि धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि 2-2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अब एक नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता, है ना? यहीं से शक गहराने लगा। तो सवाल वहीं का वहीं था, अगर ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं तो फिर आखिर ये था क्या? अब जांचकर्ताओं ने अपना पूरा फोकस उस गाड़ी पर लगा दिया जिसमें ये धमाका हुआ था। और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया। एक सफेद i20 कार रात 8 बजे के करीब फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर करती है, फिर घंटों तक दरियागंज और कश्मीरी गेट के चक्कर काटती रहती है। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे के करीब सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग में घुसती है और शाम 6:15 बजे निकलती है, और करीब 7 बजे धमाका। ये सब बहुत अजीब था। क्या ये किसी जगह की रेखी हो रही थी या पुलिस से बचने की कोशिश? और फिर आया फॉरेंसिक रिपोर्ट से सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये था NFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव है जो शायद यकीन ना हो नॉर्मल खाद और फ्यूल ऑयल को मिलाकर बनाया जाता है। और क्योंकि इसे एक अलग डेटोनेटर चाहिए होता है, इसलिए मौके पर कोई केमिकल के निशान नहीं मिले। पहेली का एक बड़ा हिस्सा अब सॉल्व हो चुका था। अब बारी थी कार के मालिक को ढूंढने की, लेकिन ये भी कोई सीधा काम नहीं था। देखिए, इस कार को जानबूझकर एक उलझे हुए जाल की तरह कई लोगों के बीच बेचा गया था। गुरुग्राम से ओखला, फिर अंबाला, फिर पुलवामा, और आखिर में ये कार पहुंचती है डॉक्टर उमर मोहम्मद तक। मकसद साफ था, असली गुनहगार तक पहुंचना नामुमकिन बना दो। तो अब तक की जांच से क्या हुआ, ये तो साफ हो गया था। अब सवाल था किसने किया, और जब इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हुआ तो उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इस साजिश के पीछे जो चेहरे थे वो आतंक का एक ऐसा रूप थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे मॉड्यूल की पहली कड़ी थी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी, फरीदाबाद के एक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर। पुलिस को इसका सुराग मिला श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टरों की एक जांच के दौरान। सोचिए, कनेक्शन कहां से कहां जुड़ा। और जैसे ही डॉक्टर गनी पकड़ा गया, एक एक करके परतें खुलने लगी। अगला नाम सामने आया डॉक्टर अदील मजीदरा का। ये भी अनंतनाग में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका था। इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। और फिर तीसरा नाम डॉक्टर उमर नबी। पुलिस को शक है कि धमाके के वक्त यही वो शख्स था जो उस i20 कार को चला रहा था। थियरी ये है कि जब उसे अपने साथियों की गिरफ्तारी की भनक लगी तो वो घबरा गया, और शायद उसी घबराहट में ये धमाका हो गया। और ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मॉड्यूल के पास से 2900 किलो से ज्यादा आईडी बनाने का सामान बरामद किया। 2900 किलो, मतलब ये व्हाइट कॉलर सेल कई बड़े और भयानक हमले करने की फिराक में था। अब एक बात तो साफ हो चुकी थी,
कि ये कुछ पढ़े लिखे भटके हुए लोगों का एक आइसोलेटेड ग्रुप नहीं था। इसके पीछे एक पूरी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी और इसके तार सीधे सीधे सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों से जुड़ रहे थे। इसे स्ट्रैटेजिक भाषा में 2.5 मोर्चे का युद्ध या 2.5 फ्रंट वॉर का खतरा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक फ्रंट है पश्चिमी सीमा पर, दूसरा पूर्वी या उत्तरी सीमा पर। ये तो हो गए 2 फ्रंट। और आधा फ्रंट है देश के अंदर। कट्टरपन से भरे ये स्लीपर सेल, जिन्हें बाहरी दुश्मन देश को अंदर से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन अब बहुत बदल गए हैं। उनका काम करने का तरीका अब मॉडर्न हो गया है। वो विचारधारा से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, फंडिंग के लिए विदेशी सोर्स और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए नेटवर्क बनाते हैं और भर्ती के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर और स्पेशल विंग्स, ये सब उनकी नई रणनीति का हिस्सा हैं। तो ये पूरी घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये अपने पीछे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी पे कुछ बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ गई है। आज भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं, जैसे क्या यह धमाका टाइम था या गलती से हुआ? इन लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग और पैसा किसने दिया? क्या इस नेटवर्क के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं? और एक और बात, अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली है? देखिए, टेक्नोलॉजी और हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो सामने आई वो ये है कि फरीदाबाद का जो संदिग्ध था वो महीनों से वहां एक्टिव था, लेकिन किसी ने भी उस पर शक जाहिर नहीं किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी हम जैसे सतर्क नागरिक ही डिफेंस की पहली और सबसे मजबूत दीवार होते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक समाज के तौर पर हम पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को कट्टरपंथ के रास्ते पर जाने से कैसे रोक सकते हैं और देश को बांटने वाली बातों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सच तो यही है, जैसा कि कहा भी गया है, कि हमारे दुश्मन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक एकजुट भारत के सामने कोई नहीं टिक सकता। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा बचाव है।